नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता कृति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विष्णु दयाल जी, लोकसभा सांसद, आपका स्वागत है, और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का, जो संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, दूसरे सप्ताह का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्व की चर्चा आज लोकसभा में शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या कुछ अन्य जानकारी? प्रतिबिंब, अगर आज की बात करूं तो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है आज का दिन, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देश की जो संसद है वो चर्चा करेगी इस मुद्दे पर, और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने विचार इस मुद्दे पर रखेंगे। तो इस लिहाज से ये ऐतिहासिक है। पर जैसा हम जानते हैं कि लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो प्रश्नकाल की शुरुआत होती है, तो प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण रहता है। 20 प्रश्न रहते हैं लोकसभा में लिस्टेड, और उसमें से अगर आज मैं बात करूं तो उसमें एजुकेशन से जुड़े ज़्यादा प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, फाइनेंस से जुड़े 3 प्रश्न हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े, और स्किल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, टूरिज्म और यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ साथ एनवायरनमेंट से जुड़े 2-2 प्रश्न हैं, और इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री जो संस्कृति मंत्रालय है उससे जुड़ा 1 प्रश्न है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर मैं प्रश्नों पे जाऊं सिलसिलेवार तो सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम के सुधाकरन हैं, कन्नूर केरला से कांग्रेस के सांसद हैं। उनका सवाल है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है, जो उसका चौथा चरण है, उसके लिए क्योंकि बजट जो है वो 8,800 करोड़ का आवंटित हो चुका है फरवरी 2025 में, तो उससे रिलेटेड उनका प्रश्न है कि इसमें जो ये बजट अलॉटेड है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन ऑपरेशंस, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, और कैसे कौन कौन से ऐसे संगठन हैं और कौन कौन से ऐसे युवा जो हैं जो शुरू किया है, जो रजिस्टर हो चुके हैं इसके अंतर्गत, तो ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करूं तो मैंडेटरी यूज ऑफ मदर टंग इन स्कूल्स, स्कूलों में जो है वो मातृभाषा जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो प्रश्न है इससे रिलेटेड महेंद्र सिंह सोलंकी का, देवास से बीजेपी के सांसद हैं, और जुगल किशोर जो जम्मू से बीजेपी के सांसद हैं, उनका सवाल है कि अगर मातृभाषा लागू कर दी गई है सभी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है, जो साल में 2 बार एग्जाम होते हैं या जब भी होते हैं, तो क्या वो जो क्वेश्चन पेपर है वो मातृभाषा में आएंगे, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन है, तो उससे संबंधित क्लैरिफिकेशन है। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके बारे में डॉक्टर गुमा थनुजा रानी है, YSRCP की सांसद हैं अराकू से, तो उनका प्रश्न है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कौन कौन से राज्यों में ढंग से लागू हुई है और कौन कौन से राज्यों में ढंग से लागू नहीं हुई है, इससे संबंधित उनका प्रश्न है। उसके साथ ही नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल जो है उससे संबंधित जो है एक प्रश्न है, ये लेबर मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बलवंत वानखेड़े हैं, अमरावती से सांसद हैं कांग्रेस के, और इसके साथ ही जो भंडारा गोंदिया है महाराष्ट्र में जो लोकसभा सीट है, वहां के सांसद हैं डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले। उनका सवाल है कि अगर ये पोर्टल चल रहा है नेशनल करियर सर्विसेज का, तो इसमें कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उन्होंने 2020 से लेकर 25 में कितने पंजीकरण हुए हैं, कितना फायदा लोगों को हुआ है, इससे संबंधित उनका सवाल है। सीधा रोजगार से जुड़ता है प्रतिबिंब मामला। इसके साथ वैकेंसीज कितनी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, एजुकेशन मंत्रालय से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और स्टूडेंट टीचर रेशो कैसी है प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल्स में देश में, उससे संबंधित भी प्रश्न है। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा जो है कल्चर मिनिस्ट्री का प्रश्न है, क्योंकि नासिक में 2027 में कुंभ होना है, कुंभ का आयोजन होना है, तो उसकी व्यवस्थाओं से लेकर उसके बजट से रिलेटेड जो सवाल है वो भी पूछा गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं भाऊराव राजाराम वाकचुरे, उनका यह सवाल है महत्वपूर्ण। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहने वाला है आज। इसके बाद जो है पेपर ले होता है, 6 मंत्री पेपर ले करेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश होनी है उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी जो है उसके अध्यक्ष हैं श्रीरंग अप्पा बारने, वो रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके साथ ही एजुकेशन, वीमेन, चाइल्ड, यूथ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं राजीव राय,
पवन, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। पवन, आपने बारीकी से जानकारी दी है। एक जानकारी और चाहूंगा मैं। आपने कहा कि आज बहुत ही महत्व की चर्चा वंदे मातरम पर शुरू होने वाली है। कोई सूची, कौन कौन से माननीय सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, कौन कौन से पक्ष और विपक्ष के सांसद जो हैं आज बोलने वाले हैं, कोई सूची जो है, कोई पता लगा हो, आपको नाम पता लगा हो? जी प्रतिबिंब, ये 12 बजे के बाद ये डिस्कशन लिस्टेड है। 12 बजे के बाद प्रश्नकाल के बाद पेपर ले होता है। पेपर ले के बाद प्रधानमंत्री इस चर्चा की जो शुरुआत करेंगे प्रतिबिंब, इसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पार्ट लेंगे सरकार की तरफ से, और भी सांसद लिस्टेड है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिबिंब इसमें 8 सांसद लिस्टेड हैं, जिसमें कि प्रियंका गांधी का नाम है, जो उपनेता हैं गौरव गोगोई, उनकी तरफ वो जो है वो भी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के 8 सांसद रखेंगे और बाकी पार्टियों के भी सांसद जो अपनी बात रखेंगे। ये महत्वपूर्ण चर्चा क्यों है प्रतिबिंब? ये बहुत जरूरी है क्योंकि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी, आनंद मठ में एक के रूप में आई थी ये। उसके बाद जो है 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था 1896 में। उसके बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ प्रतिबिंब, तो उस दौरान ये राष्ट्रीय उद्घोष का ये मंत्र बना, ये वंदे मातरम। और बड़ी बात उसमें यह है कि उस वक्त वंदे मातरम के गाने के कारण जो है 200 को रंगपुर एक जगह है, वहां पे 200 बच्चों पर उस वक्त के जमाने का 5 रुपए का जुर्माना लगाया गया प्रतिबिंब। उसके साथ ही 1900 उसके बाद जो है 1947 में विशेष बात यह भी है, 15 अगस्त 1947 को भारत को जब आजादी मिली तो ऑल इंडिया रेडियो पे जो पहला गीत चलाया गया, जो चला, वो वंदे मातरम ही था प्रतिबिंब। और उसके बाद 1937 में इसका कुछ पोर्शन जो है, जो मूल जो वंदे मातरम, उसका हटा दिया गया और इसके ऊपर आज तक जो है वो सियासत भी होती है। और उसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि वंदे मातरम में जो ये हटाया गया वही भारत विभाजन की जो है वो पृष्ठभूमि भी बनी, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान बना, जैसा हम जानते हैं, भारत से विभाजित होकर। तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय उद्घोष का, राष्ट्रीय अस्मिता का जोड़ने वाला एक ऐसा गीत है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को तो जो बल दिया ही, आज भी भारत जो है, भारत को जोड़ता है। वंदे मातरम का गान जो है, भारत माता की जय करना जो है, वो सभी भारतीय के लिए गर्व की बात है प्रतिबिंब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बारीकी से जानकारी देने के लिए, वंदे मातरम के बारे में भी बताने के लिए पवन आपका। पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आज विशेष चर्चा शुरू होने वाली है लोकसभा के भीतर। प्रधानमंत्री वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विष्णु दयाल जी, ये जो पवन हमारे सहयोगी बता रहे थे, उसका पूरा इतिहास उन्होंने जो है बिंदुवार जो है सामने रख दिया। माना ये भी जा रहा था कि शायद जब हम लोग जब स्वतंत्र हो रहे थे तब ये तय किया जाना था कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा होगा, नेशनल एंथम कौन सा होगा, तो पहली पसंद शायद वंदे मातरम थी। लेकिन फिर बाद में राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत बना दिया गया है देश का। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना और इसके पीछे का इतिहास ये है कि एक कमेटी गठित हुई थी जिसके सदस्य के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे और रविंद्र टैगोर जी थे। इस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि इस राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा को रखा जाए और अन्य पैरा को छोड़ दिया जाए। तो राष्ट्रीय गीत के 2 पैरा को रखने के पीछे उद्देश्य ये था कि ये दोनों पैराग्राफ निर्विवादित हैं, ये मातृभूमि की प्रशंसा में लिखे गए हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई धर्म या देवी देवताओं की बात नहीं है। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रगान यानी वंदे जनगण मन अधिनायक के समान ही राष्ट्रीय गीत का महत्व होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय गीत के रूप में तो अपनाया गया जरूर जी, पर इसकी संवैधानिक बाध्यता नहीं दी गई जो राष्ट्रगान के साथ है।
राष्ट्रगान की संवैधानिक बाध्यता है। आप राष्ट्रगान का यदि अपमान करते हैं तो आप उसके लिए दंडित हो सकते हैं। जी हाँ, पूरा गौरव जुड़ा हुआ है और एक पूरा इतिहास है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का, उस पर आज विशेष चर्चा होने वाली है। और क्या कुछ होने वाला है चर्चा में और चर्चा के बिंदु क्या रहने वाले हैं, हम रोशन जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। एक और माननीय सांसद ममता मोहंता जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने बता दिया है कि एजेंडे में क्या कुछ रहने वाला है। ग्राफिक के माध्यम से एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज दोनों सदनों में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा पूरी होने के बाद इस पर राज्यसभा में भी चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में चर्चा सामान्य नियमों के तहत होगी, जिसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं होगा। राज्यसभा की बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदनों के साथ ही समिति का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधित रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। वहीं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 के संबंध में विभाग संबंधित शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देने वाले हैं। सीधा रुख करेंगे कृति मिश्रा हमारी सहयोगी का राज्यसभा में और क्या कुछ खास रहने वाला है वो जानने का प्रयास करेंगे। कृति, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे सप्ताह का पहला दिन, ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में। सदन के भीतर क्या कुछ होने वाला है? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे सप्ताह का पहला दिन और हमने देखा है कि जो पहला सप्ताह रहा है काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है, काफ़ी हमें सार्थक चर्चा देखने को और सुनने को मिली है। और वही अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी कौन कौन सी रिपोर्ट आने वाली हैं। देखिए, सबसे अहम रिपोर्ट आज जो आने वाली है वो कमेटी ऑन एनर्जी है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी की किस तरह से सोलर का परफॉर्मेंस देश में रहा है। इसके अलावा जो कमेटी है एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उसमें ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कार्य कैसा चल रहा है उस पर भी एक रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा जो कमेटी ऑन फाइनेंस है उसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसके जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हैं सरकार की तरफ से, जो ऑब्जर्वेशंस रहे, रिकमेंडेशंस रहे कमेटी के, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रखेंगे कि किस तरह से स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी कमेटी के ऑब्जर्वेशंस है, जो भी कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, वो किस तरह से, चाहे फिर वो बीआरओ में हो, जो सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके वेलफेयर को लेकर हो। इसके अलावा जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उस पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट आएगा। इसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो आज कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे जाने हैं, जैसे कि सिविल एविएशन, कोल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके अलावा पेट्रोलियम से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, डिफेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अगर हम कुछ सवालों की बात करें तो किस तरह से जो सिख फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हो गई हैं उनका रिहैबिलिटेशन होगा, जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए क्या किया जा रहा है, एविएशन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन मोबिलिटी और रेल एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, साथ ही साथ उज्ज्वला के एक्सटेंशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आज पूछे जाएंगे। तो ये है आज कुल मिलाकर राज्यसभा का एजेंडा। प्रतिबिंब, कृति, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा बता रही थी क्या कुछ राज्यसभा के भीतर आज विशेष होने वाला है और ममता मोहंता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक चर्चा कर चुके हैं विष्णु जी के साथ, क्योंकि आज विशेष चर्चा लोकसभा के भीतर वंदे मातरम पर शुरू हो रही है और संभवतः
जब यहाँ पर संपन्न हो जाएगी ये चर्चा, राज्यसभा के भीतर भी इस पर चर्चा की जाएगी, कितना महत्वपूर्ण पड़ाव भारतीय संसद के लिए है? ये तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा होगी। जो वंदे मातरम एक गीत नहीं, ये भारत का संस्कृति में जड़ा है। और जो भारत माता को यहाँ स्थान दिया गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये वंदे मातरम चर्चा में सभी को भाग लेना होगा और सभी एक सकारात्मक विचार करना होगा। तो आज चर्चा होगा तो सभी विरोधी और सभी पार्टी का आज भाग लेंगे, तो एक अच्छा ही होगा। जी विष्णु जी, एक अच्छी बात ये रही है गत सप्ताह की पहले 2 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 3 जो है सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चली है, प्रश्नकाल भी हुआ है और महत्वपूर्ण एजेंडे पर बातचीत हुई है। हाँ बिल्कुल, पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 दिनों के अंतर्गत 3 बिल पेश किए गए। मणिपुर जीएसटी से संबंधित बिल था, फिर जीएसटी कंपनसेशन से बिल से संबंधित बिल था, और फिर स्वास्थ्य से लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा तक से संबंधित बिल था। तो ये तीनों बिल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके स्वास्थ्य से राष्ट्रीय सुरक्षा वाला बिल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बिल के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जो सेस लगाया जाए उस सेस का उपयोग कैसे किया जाए। उस सेस का उपयोग स्वास्थ्य की और संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों में की जाए, चूँकि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, और जो शेष धनराशि है उसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाए। तो एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है। पारदर्शी तरीके से इस बिल में व्यवस्था की गई है। और ये एक आपको याद होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 1913 में इस बात पर टिप्पणी की थी कि एमुनिशंस की कमी है। अब उस एमुनिशंस की कमी की पूर्ति के लिए धनराशि कहाँ से आ जाए, वो उस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस बिल के माध्यम से उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए ये बिल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आजकल तो आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युद्ध में कितना पैसा खर्च होता है, और ख़ास करके पुलवामा जैसा इंसिडेंट हो तो उस परिस्थिति में हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों की चिंता इस बिल के माध्यम से की गई है। साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंता की गई है, पब्लिक हेल्थ की चिंता की गई है, और राज्यों के पब्लिक हेल्थ की और संरचना की चिंता की गई है। जी हाँ, ये रक्षा उत्पाद जो है लगातार बढ़ रहा है रोशन जी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति देश के सामने पैदा हो गई थी तो उसमें भी खासा खर्च होता है। लेकिन क्या रक्षा उत्पाद को भी विस्तार देने का काम ये जो है सेस की जो राशि है उसके माध्यम से किया जाएगा? क्या एक हिस्सा जाएगा? दरअसल ये जो बिल आया था स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, ये दरअसल आपको पता है कि जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है। तो जो पान मसाला, सिगरेट और जो सिन आइटम है जिनको हम हानिकारक वस्तुएं कहते हैं, उन पर जो 28% जीएसटी टैक्स और प्लस सेस लगता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़त्म ना हो और ये जो हानिकारक वस्तुएं हैं इन पर टैक्स रहे, सेस रहे, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है। और इस पर अब प्रावधान किया गया है कि इन वस्तुओं पर 40% का टैक्स और सेस लगेगा। तो इससे जो स्वास्थ्य से संबंधित जगह ये खर्च की जाएगी, और चूँकि राज्य का सब्जेक्ट है तो ये 100% राज्य को जाएगा। कुछ हिस्सा जो सेस का हिस्सा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगेगा। और जो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की है कि हमारी सेनाओं के लिए भारत सरकार की तरफ से इतना धन दिया जा रहा है, और धन के साथ साथ जो हमारा जो बजट है डिफेंस बजट वो 6 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है।
और हमारी जो स्वदेशी निर्माण पर इस वक्त फोकस है। और हमारा देश जब एक ज़माने में आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। तो हमारी सरकार ने इस वक्त पूरा फोकस किया है कि हम जो हमारे सेना उपयोग करती है जो सामान, वो हमारे देश में ही उत्पन्न हो। और अभी जो रूसी राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ जो सुखोई 57 हम लोग खरीद रहे हैं, उसका उत्पादन भी भारत में करने की बात हो रही है। तो इस तरह से रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और करीबन 75-76 आइटम तो ऐसे हैं जो अभी जिनको सिर्फ भारत में ही बने हुए सामान को सेना खरीदेगी, इसका प्रोविजन किया गया। एक पूरी सूची बनाई गई है, पूरी सूची बनाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशीकरण तो हो ही रहा है रक्षा उत्पादों का, साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है जो दूसरे देशों से रक्षा उत्पाद खरीदे जाए, उनकी तकनीक, उनकी टेक्नोलॉजी भी मिले। ये अपने आप में बहुत यही सबसे जो बड़ा जो इसमें समझौता हुआ है, चाहे फ्रांस के साथ हुआ है, राफेल भी हमारे देश में बनेंगे और जो सुखोई है वो भी हमारे देश में बनेगा। इसके अलावा बहुत सारी तकनीकें हैं। 5th जनरेशन है ये सुखोई जो बनाने वाले जो हैं, 57 है वो 5th जनरेशन है और उसका निर्माण भारत में होगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सारी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर होगी। और रूसी राष्ट्रपति ने खुद इस बात की घोषणा की है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रक्षा क्षेत्र में तो हम लोग बहुत आगे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और ममता मोहंता जी, जब मैं विष्णु जी से कह रहा था ये बात कि एक सुखद जो है अनुभव ये है गत सप्ताह का कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। 2 दिन तो इसे गया था, फिर उसके बाद पूरा संतुलित संसद चला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे सांसद सदस्य का। तो इसके बाद भी सभी लोग जो राष्ट्र के विकास के लिए सबको साथ होना चाहिए और सब जो भी बिल आए उसको कैसे हम आलोचना करके उसको बिल पास करें, सभी का सहयोग नितांत आवश्यक है। और इसके बाद जो भी हमारे जितने दिन भी बचे संसद का वो अच्छे से चलेगा, आशा करती हूँ सबका सहयोग रहेगा। जी हाँ, लेकिन इसके अलावा जो है विधेयकों के साथ साथ प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यूँ तो जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है एक समन्वय बना हुआ है कि प्रश्नकाल बाधित नहीं करेंगे, बाधित हो जाता है लेकिन प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से चल रहा है। आज भी बात करें राज्यसभा की तो प्रश्नकाल में बहुत महत्व के प्रश्न लगे हुए हैं, जिसमें उज्ज्वला से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत महत्व के प्रश्न आज लगे हुए हैं। देखिए, जितने भी हमारे आज मंत्रालय का जितना भी क्वेश्चन है जी, सभी बहुत गुरुत्वपूर्ण है। जो कि हमारा अभी उज्ज्वला बोलो या एयरपोर्ट के बोलो, रेलवे विस्तार के लिए बोलो, जो भी अगर समसामयिक विषयों की बात करें तो एविएशन से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं वो बहुत ही समसामयिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके का केओस जो है पिछले दिनों देखने को मिला और सरकार ने बड़ा सख्त जो है निर्णय भी लिया है, अब जो एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है उसके संदर्भ में भी ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सांसद हम आते हैं हर क्षेत्र से हमारे जो विकास के धारा को लेकर हम सभी जनता का इच्छा हो हमारे क्षेत्रों विकास का धारा में आगे जाए। जो हमारे सरकार का जो राष्ट्र के हित के लिए जो भी स्कीम है, इसी स्कीम से हम जो जुड़े हुए क्वेश्चन को हम पूछेंगे तो सभी को शांति से एक क्वेश्चन को पूछना होगा और हम आंसर भी सुनना होगा। तो सभी का सहयोग जरूरी है और आशा करती हूँ कुछ आज क्वेश्चन टाइम भी सब अच्छे से चले और सब मेरे सांसद साथियों सब लोग उनके जो क्वेश्चन सब लोग सप्लीमेंट्री पूछे और हमारे जो भी हमारे मन में डाउट है, जो भी हमारे क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पूछकर हम हमारे क्षेत्रों का विकास करें। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यही है विष्णु जी कि प्रश्नकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के भी कई माननीय सांसद जो हैं अलग अलग विषयों पर चर्चा चाहते हैं, तो वो जो जितने भी बिंदु हैं वो प्रश्नकाल के माध्यम से कई बार सामने आ जाते हैं।
जैसे एविएशन है, एविएशन एक ऐसा विषय हो गया है, जिस तरीके का घटनाक्रम हाल ही में हुआ है, उस पर जो है राज्यसभा, लोकसभा में तो नहीं है, राज्यसभा में उस पर प्रश्न पूछा जाने वाला है एविएशन की जो है सुरक्षा संबंधी, क्योंकि ये भी हो गया, अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, वो भी जो है हृदय विदारक घटना थी। तो इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के विषय आ जाते हैं तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करना चाहिए कहीं ना कहीं। प्रश्नकाल तो निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए। यही लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा बार बार कहा भी जाता है। चूँकि सांसद जो आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनका काम ही है जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न को संसद में उठाना, और यदि प्रश्नकाल यदि बाधित होता है तो निश्चित रूप से वो अपना प्रश्न नहीं उठा पाते हैं। अभी आपने सिविल एविएशन की क्षेत्र की बात की और आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, तो उस परिस्थिति की चर्चा होना तो अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनता को ये पता चले कि ये क्यों परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, कितनी सख्ती से इस चीज़ को निपटा जा रहा है, और किस प्रकार से एक मोनोपोली एक कंपनी की है, वो किस प्रकार से उस कंपनी ने कार्रवाई की जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी सरकार यदि किराया निर्धारित करती है, तो इस बार भी सरकार ने 18,000 रुपया मैक्सिमम किराया इकोनॉमी क्लास के लिए निर्धारित कर दी है। अभी किराया आप देखते होइएगा तो किसी क्षेत्र का 36,000, 45,000, इवन 1 लाख तक भी गया है, 1 लाख तक का भी किराया। तो ऐसी परिस्थिति में तो सरकार मुक्त दर्शक नहीं बन के रह सकती है, क्योंकि उससे जनता का सीधे सीधे लगाव है। और हमने देखा कि समय समय पर जो एविएशन जो कंपनीज हैं उनकी मनमानी का शिकार माननीय सांसद भी हुए हैं। माननीय सांसदों ने भी कई बार शिकायत की है, सदन के भीतर ये मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। ये मामला पहले भी कई बार उठ चुका है और माननीय सांसदों ने शिकायत की है और जायज़ शिकायत की है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको यदि कहूँ कि दिल्ली से रांची का यदि किराया 23,000 से लेकर 36,000 तक जाता है, जो नॉर्मली 4,000 से लेकर 7,000 तक रहता है, तो शिकायत तो करना लाजमी है। एक तरफ रोशन जी, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से या पहल से कह लें, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति जो है हवाई सफ़र कर पाए। उड़ान योजना जो है शुरू की गई है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये विस्तार पा रही है ये योजना। और दूसरी तरफ एविएशन कंपनियों की इस तरीके की मनमानी, उस पर लगाम जो सरकार ने प्रयास भी किया है, गाइडलाइन जारी की है और 2 दिन का समय भी दिया है। जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए उड़ान से रिलेटेड आज जो प्रश्न है वो लोकसभा में है और सिविल एविएशन से रिलेटेड राज्यसभा में है। जी, जो आपने बात की है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात की गहराई तक जाना चाहिए, क्योंकि जब ये 4-5 दिन पहले से, और जब राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा था उससे पहले ये घटना घटी है, और जो अंतरिम रिपोर्ट आई है सिविल एविएशन की DGCA की, उसमें ये आरोप कुछ ऐसा इंडिकेट किया गया है कि सैबोटाज करने की कोशिश की, यानी कंपनी दोषी है और इसलिए कंपनी से कहा गया कि आप जिन लोगों ने टिकटें ली हैं उनको वापस करो। आप 7 तारीख शाम तक डेडलाइन थी, तो उन्होंने 610 करोड़ रुपए वापस किए और उनके जो CEO हैं, उन CEO को विदेशी हैं, वो इंग्लैंड के हैं, उनको तलब किया गया है, उनसे जवाब पूछा गया है, क्योंकि ऐसा जो घटनाक्रम ऐसा लग रहा है कि कहीं राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को लेकर कुछ ऐसा सैबोटाज करने की कोशिश तो नहीं की गई है, क्योंकि उससे पहले खबर आई थी कि GPS सिस्टम में छेड़छाड़ की कोशिश की गई ताकि जो जहाज़ों की जो परिचालन होता है उसमें कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इस तरह भी खबरें आई है। तो एक कमेटी बैठ गई है, DGCA ने कमेटी बिठाई है जो इस पर पूरी जांच करेगी, लेकिन ऊपरी तौर पर और जो प्राथमिक तौर पर इस बात का संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से कुछ खामियां हैं, कुछ गड़बड़ी हुई है। और इतने सारे, अभी देखिए कि 1500 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर देश के अलग अलग एयरपोर्टों में लोग कितने परेशान हैं, उनके सामान वहाँ पड़े हुए हैं, तो उसकी थॉरो जांच ज़रूरी है। और अगर ऐसा एक कंपनी मोनोपोली कर रही है, क्योंकि वो इस वक्त देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है, तो उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। और जैसे आपने कहा कि 1 लाख रुपए तक टिकट चला गया, तो जो ये फ्लेक्सी टिकट का जो ये फंडा है, इसको जरूर सरकार को सोचना चाहिए। अभी तो सरकार ने कैप कर दिया है, 7,000 से लेकर 18,000 तक का कैप किया है इसमें, लेकिन ये हमेशा के लिए कैप करने की ज़रूरत है, नहीं तो जब भी जिसको सख्त ज़रूरत है
उस वक्त उसका किराया 1 लाख हो जाता है। तो वहाँ मुझे लगता है कि सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आज इसमें जब राज्यसभा में चर्चा होगी तो हमारे सांसदगण जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। जी जी, और आपने कहा कि उड़ान से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है उड़ान से लेकर वो लोकसभा में है, और उड़ान जैसे आपने कहा उड़ान तो एक नज़ीर बन गई है। बिल्कुल, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जहाज़ की यात्रा करे, और उसका जो विस्तार हुआ है जी, और एक छोटे छोटे जो हमारे जो 3 टियर सिटी हैं वहाँ जहाज़ों का उड़ना, ये बड़ी घटना है। और जो लोग रेलवे से या बसों से यात्रा करते थे उनको भी ये सुविधा दी गई कि आप भी छोटे छोटे जो आपकी यात्राएं हैं, अगर आप उनके इन उड़ान यात्रा का अगर आप सहयोग ले सकें तो अब इसका दोनों फ़ायदा हुआ है। एक तो आम आदमी जहाज़ में चढ़ पाया है, और जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी ये जो टूरिज्म है, इसको भी इसमें बढ़ावा मिला है। तो आज इसमें अच्छा सवाल है, इस पर मंत्री जी जवाब देंगे। जी हाँ, इसके अलावा अगर बात करें प्रश्नकाल की तो लोकसभा के भीतर जो है शिक्षा से जुड़े हुए हमारे सहयोगी ने बताया, ही पवन जी ने, कि सबसे अधिक शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये देखा जा रहा है विष्णु जी, एनईपी लागू हो गई है और एनईपी में जो है क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हिस्सों को लेकर एनईपी के बहुत क्लैरिटी नहीं है। और इसी क्लैरिटी से जुड़े हुए सवाल जो है आज लोकसभा के भीतर पूछे जाने वाले हैं, जिसमें मातृभाषा का प्रयोग जो है प्राथमिक शिक्षा के दौरान जो है किया जाना है। उसमें ये पूछा गया है कि क्या प्रश्न पत्र भी आपकी मातृभाषा में पूछे जाएंगे या दिए जाएंगे। बहुत महत्व का प्रश्न है ये। निश्चित रूप से ये बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, निश्चित रूप से जो विद्यार्थी होंगे उनको पाठ्यक्रम समझने में आसानी होगी। घर पे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, स्कूल में भी उस भाषा का कुछ कक्षाओं तक प्रयोग करें तो उनकी जो ग्राह्य शक्ति है वो बढ़ेगी और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मातृभाषा के प्रयोग के बहुत सारे मतलब कि फ़ायदे भी हैं। तो मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा नहीं दी जाए, इसका विरोध करना कहीं किसी प्रकार से औचित्य नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। तो मातृभाषा का प्रयोग प्राइमरी कक्षाओं में होना चाहिए। प्रश्न पत्र का जहाँ तक सवाल है कि मातृभाषा में प्रश्न पत्र पूछे जाएं या अन्य भाषाओं में पूछा जाए, मेरा मानना है कि मातृभाषा में यदि परीक्षा ली जानी है तो प्रश्न भी मातृभाषा में ही पूछे जाने चाहिए, तो उसका औचित्य बनता है। जी जी, ममता जी, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है एनईपी की अगर बात करें, और एनईपी में मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है सरकार के द्वारा। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग आगे हैं। शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उसमें हम लोग विजेता बनकर आते हैं, हमारे छात्र छात्राएं। लेकिन जब अनुसंधान और शोध की बात होती है, चूंकि हम लोग सोचते हैं अपनी मातृभाषा में हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना होता है या पढ़ाई करनी होती है अंग्रेजी भाषा में करनी पड़ती है, तो इसलिए शोध की स्थिति उतनी बेहतर नहीं बन पाई है। तो सरकार का ध्यान शोध और अनुसंधान पर है कि भाई हम लोग अगर सोचते अपनी भाषा में हैं तो उसी भाषा में हम लोग अपनी पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल करें और अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएं। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो बहुत सकारात्मक विचार है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो कि खुद का भाषा होता है, खुद का परिचय होता है, भाषा हमारा परिचय है। तो हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, ये तो पढ़ते हैं। जो हमें उड़ीसा से हूँ, उड़िया हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कम है, लेकिन उड़ीसा में उड़िया ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जो हमारा भाषा हमारा परिचय है, और जो एक एक समाज होते हैं उनका भी एक भाषा होता है, हर समाज का भाषा होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मयूरभंज, मेरा उड़ीसा में जो 30 जिला से उसमें से ज़्यादा ट्राइबल है, तो उनका ट्राइबल का भी भाषा है। जो भाषा उनका खुद का भाषा में वो पढ़ेंगे और खुद का भाषा में वो उत्तर भी देंगे, उत्तर लिखेंगे, तो उनको और आसान होगा, उनका जो विचार भी अच्छा होगा, जो कि वो सहज होगा उसको। तो इसीलिए
जो सरकार ने जो ये अनुसंधान आप बोले जो किए हैं वो बहुत अच्छा सकारात्मक विचार है। तो ये आसान होगा सब स्टूडेंट के लिए और आगे भी पढ़ सकेंगे और ज़्यादा उनके विचार भी अच्छा होगा और करियर भी कर पाएंगे, अच्छे से गठन कर पाएंगे। वो खुद का भाषा वो समझ पाएंगे और खुद का भाषा में वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा ही होगा। जी रोशन जी, एनईपी को लेकर, एनईपी जो है अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ एक नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन उसके बदलाव के जो प्रावधान है उसको लेकर अभी भी जो है स्थिति स्पष्ट हो, ऐसा शिक्षक भी चाहते हैं और ऐसा ही माननीय सांसद के भी प्रश्न हैं आज। देखिए एनईपी 2020 ऑलमोस्ट लागू हो गई है जी। उसके जो भाषा को लेकर कुछ कुछ राज्यों में, जैसे दक्षिण के राज्यों में कुछ विवाद जैसे चल रहा है, वैसे विवाद तो नहीं है पर कुछ कुछ मांगे हैं, जैसे कि स्पष्टीकरण है, वहाँ भी स्पष्टीकरण है कि जैसे 3 भाषाओं की बात हो रही है जी। तो कुछ राज्य का कहना है कि जो हमारी एक तो अंग्रेजी रहे और दूसरी हमारी जो स्थानीय भाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें हिंदी को लेकर कुछ कुछ कहीं जगह कुछ विरोध के सुर हैं, पर मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो एनईपी लागू हो चुकी है और उसको व्यवसाय से जोड़ना और आधुनिक जो हम बात करते हैं बार बार की जो मैकाले का शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है, उसकी जगह नई पद्धति होनी चाहिए क्योंकि वो व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए। उसमें एनईपी में इसका ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आप दो ग्रेजुएशन एक साथ कर सकते हैं, यानी डबल डिग्री आप ले सकते हैं और उसको व्यवसाय से जोड़ा गया है, उसको इंडस्ट्री से जोड़ा गया है। तो एनईपी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ है। कुछ कुछ मुद्दों को लेकर होती है बात कि हमारे राज्य में ऐसा है, दूसरे राज्य में ऐसा है। जैसे ग्रेजुएशन को लेकर है 3 वर्ष की है या 4 वर्ष की है? 4 वर्ष की। अभी जो यूनिवर्सल है वो 4 वर्ष की है, लेकिन अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अभी भी 2 वर्ष की है, जबकि 1 वर्ष की हो जानी चाहिए। 1 वर्ष अभी यूके में है, यूके में 1 वर्ष की है, बाकी जगह 2 वर्ष की है। नहीं तो यहाँ पर क्योंकि 1 साल इसलिए बढ़ाया गया है कि फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 की बजाय 1 वर्ष की हो, वो अभी निर्धारित होना बाकी है क्या? वो भी है। जैसे हमारे यहाँ 11वीं है, पहले हमारे यहाँ 10+2 होता था, तो अभी 11+2+3 इस तरह से है। तो वो उनको लेके कुछ कुछ मुद्दों का भी विष्णु जी, कुछ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी जो व्यवस्था है रोशन जी ने बताया वही सही व्यवस्था है। 4 साल का ग्रेजुएशन का है होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट। यानी हम लोगों में इस प्रश्न को लेकर इतना मंथन चल रहा है तो सदन के भीतर ये प्रश्न पूछा जाना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण न केवल सांसद महोदय को उत्तर मिलेगा बल्कि उनके माध्यम से उनके क्षेत्र के लोगों को भी इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और संवेद रूप से पूरे देश के छात्र छात्राएं ये जानना चाहते हैं एनईपी को लेकर, या फिर बहुत सारे स्कूल और शिक्षक भी ये जानना चाहते हैं, उनको भी जो है इस बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक प्रश्न जो है बहुत महत्व का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास को लेकर, जिसके 4थे चरण को लेकर प्रश्न पूछा गया है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार का जो है एआई पर बहुत ध्यान है, तकनीक पर बहुत ध्यान है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बजट आवंटन किया गया है 4थे चरण के लिए, उसमें एआई तकनीक को समाहित किया गया है, साइबर सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है क्या? कितना महत्वपूर्ण है सवाल? जी आपसे विष्णु जी। एआई और साइबर सिक्योरिटी ये दोनों ही विषय अत्यंत महत्व के हैं और समसामयिक हैं। और एआई का सदुपयोग और एआई का दुरुपयोग और इसी तरह से साइबर क्राइम जो बढ़ने की दिशा में है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सके और लोगों को जो ये साइबर अरेस्ट या साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी का शिकार होना पड़ता है, किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। IC4 और बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, खास करके इस तरह के जो भी साइबर क्राइम से संबंधित अपराध हैं उन पर नियंत्रण के लिए पूरा तंत्र सक्रिय है। और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस दिशा में बहुत सारी जानकारियां हासिल करके उसको एक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को एक समय ऐसा आए जब साइबर क्राइम से निजात मिल सके जी। तो ये बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा कदम है और लोग
साइबर क्राइम से सुरक्षित रहें और जो साइबर क्राइम में अपराधी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जो ठगी के लोग शिकार हुए हैं उनको सुरक्षा मिल सके इत्यादि। कौशल रोशन जी, ये कौशल विकास को लेकर जो प्रश्न पूछा गया है वो एआई और साइबर क्राइम, ये सब इसलिए भी पूछा गया है कि इससे निपटने के लिए किस तरीके से हम लोग जो हैं लोग तैयार कर पाएंगे, कौशल जो है हमें जो जी देखिए, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने एक कौशल विकास योजना शुरू की थी और एक अलग मंत्रालय भी बनाया था और उसमें लोगों को कौशल विकास कैसे किया जाए उस तरफ पूरा फोकस किया गया था। लेकिन अभी तकनीक बदल गई है, अभी एआई आ गया है, अभी ड्रोन आ गया है, तो उसको कैसे समाहित किया जाए इसके लिए सरकार ने फरवरी में कैबिनेट का एक डिसीजन आया था कि जो कौशल विकास है उसको एसआईपी किया जाए, यानी जो कौशल विकास प्रोग्राम किया जाए। तो उसके तहत करीबन 8,400 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें जो नई तकनीक आ रही है उस पर कैसे फोकस किया जाए और वो सिखाया जाए, एआई सिखाया जाए, आपको ड्रोन सिखाया जाए, आपको साइबर सिक्योरिटी सिखाई जाए, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं। और इसलिए सरकार ने एआई मिशन भी शुरू किया है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से जो नए बच्चे हैं उनसे नई नई चीज़ें ली जा रही है, एआई फिल्म ली जा रही है। अभी हमने फिल्म फेस्टिवल में देखा, तब भी नए बच्चों को इन्वॉल्व किया गया था। तो बेसिकली नई तकनीक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और वो स्कूली स्तर पर या जो स्कूल नहीं पढ़ते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, इनफॉर्मल लेते हैं, वहाँ किया जाए। तो उसके लिए ये जो एसआईपी स्कीम शुरू की है सरकार ने फरवरी 2025 से और ये 2026-27 तक रहेगी, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और 8,500 करोड़ की है। तो मुझे लगता है कि जैसे और तकनीक बढ़ेगी, अभी तो हम एआई की बात कर रहे हैं, अभी आने वाले 2 साल में शायद एजीआई आ जाएगा, तो हो सकता है कि इंसान का सारा काम रोबोट करे या जो हमारे कंप्यूटर करें, तो उसके लिए भी कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी ये फोकस रहेगा। जी हाँ, और स्किल्ड पावर जो है वो भारत के लिए तो आवश्यक ही है, विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए तो आवश्यक ही है। हम नहीं पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। शायद रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन, उन्होंने भी जो है कहा कि थोड़ा सा स्किल फोर्स अगर भारत की हमें भी मिल जाए, और बहुत सारे अलग अलग देशों में भी डिमांड है भारत की वर्कफोर्स की, और स्किल्ड अगर वर्कफोर्स होगा तो वो हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा। आप दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। रोशन जी, आपको कार्रवाई कवर करनी होगी। आप तीनों माननीय विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, प्रश्नकाल में कौन कौन से प्रश्न आज पूछे जाने वाले हैं, चुनिंदा प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। लोकसभा के भीतर प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए उस पर डाल लेते हैं एक नजर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र शुक्ला और रवि किशन वित्त मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को पता है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही है, जबकि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ 2025-26 में और बेहतर होने का अनुमान है। अगर ऐसा है तो इसकी डिटेल्स क्या हैं? कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित फिस्कल या पॉलिसी पहलों की डिटेल्स क्या हैं? बस्तर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश कश्यप युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से राष्ट्रीय युवा कोर योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। देश भर में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार नेशनल यूथ कॉर्प्स योजना के अंतर्गत कुल कितने नेशनल यूथ वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं? क्या सरकार इस योजना के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई उपाय कर रही है? यदि कर रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अहमदाबाद पश्चिम गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश भाई मकवाणा पर्यटन मंत्री से प्रसाद योजना के अंतर्गत स्थलों के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना का ब्यौरा क्या है। वारंगल तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर कडियम काव्य शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगी, जानना चाहेंगी कि पीएम श्री योजना के तहत वारंगल में काकतीय यूनिवर्सिटी और सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन की स्थिति का विवरण क्या है, और वर्ष 2023-24 के दौरान वारंगल जिले में सेकेंडरी लेवल पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। जोरहाट असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई
श्रम और रोजगार मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास असम में चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे मजदूरों की संख्या का डेटा है जिनके पास फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सैनिटेशन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है और जिन्हें प्रोविडेंट फंड का फायदा नहीं मिलता है। अगर ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कन्नूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने फरवरी 2025 में रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम यानी SIP के लिए 8,800 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया है। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थानों के बीच खर्च के बंटवारे का ब्यौरा किया है। देवास मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हेंद्र सिंह सोलंकी शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार ये कैसे पक्का कर रही है कि देश के ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम, पहाड़ी और दूरदराज के जंगल वाले इलाकों जिसमें जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और खासकर महाराष्ट्र का पालघर जिला शामिल है, उन्हें नए फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल की प्री प्राइमरी शिक्षा को शामिल करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिले। अमरावती महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बसवंत वानखड़े श्रम और रोजगार मंत्री से नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि वर्ष 2020 से 25 के दौरान नेशनल करियर सर्विसेज NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नौकरी ढूंढने वालों और एम्प्लॉयर्स की संख्यावार और राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। शिरूर महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे वित्त मंत्री से पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान कोऑपरेटिव बैंकों, नेशनल बैंक चैनलों और SIDBI को जोड़ने वाले पेमेंट गेटवे सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 1.5 साल से विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत मंजूर सब्सिडी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अराकू आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी की सांसद डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगी और जानना चाहेंगी कि देश में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की मौजूदा स्थिति क्या है और किन किन राज्यों ने राज्यवार इस नीति को अपनाया है और लागू किया है। नई शिक्षा नीति 2020 को खासकर ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। झारग्राम पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद कालीपद सरेन खेरवाल शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगे कि देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन में कितने फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों तरह के पदों पर रिक्त पद हैं और स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है। 2014 से KVS और फैकल्टीज और नॉन फैकल्टीज पदों सहित स्थायी पदों पर की गई भर्ती का वर्षवार और श्रेणीवार विवरण क्या है। बनासकांठा गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश भर में नए पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने के लिए कोई योजना शुरू की है। यदि की है तो उक्त योजनाओं के तहत अब तक स्थापित किए गए पॉलिटेक्निक संस्थानों की कुल संख्या का राज्यवार विवरण क्या है। मिसनेक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक कुमार रावत युवा मामले और खेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि देश में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कंपटीशन में कुल प्रतिभागियों की संख्या और खेलों की संख्या कितनी है। उक्त परियोजनाओं में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिभागियों विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों का ब्यौरा क्या है। बांसवाड़ा राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या ये सच है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में 10% से ज़्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए और देश में प्राइमरी स्कूलों में हर 30 स्टूडेंट पर एक टीचर और अपर प्राइमरी स्कूल में हर 35 स्टूडेंट पर एक टीचर का प्रावधान है। अगर ऐसा है तो देश में राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विद्यालय उक्त प्रावधानों के अनुसार चल रहे हैं।
शिरडी महाराज से शिवसेना के सांसद भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे पर्यटन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र के नासिक में होने वाले कुंभ मेले में आने वाले टूरिस्टों को बेसिक सुविधाएं देने के लिए कोई फंड अलॉट किया है। यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पाली राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री से पूछेंगे कि कंधमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के कई सेकेंडरी स्कूलों में योग्य प्रशिक्षकों, कार्यशालाओं और कौशल प्रयोगशालाओं की कमी और सीमित सुविधाओं के बावजूद सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अधिदेश के अनुसार कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जी ने आज जो चर्चा शुरू होने वाली है लोकसभा के भीतर वंदे मातरम को लेकर, उस पर कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। आज लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किए गए निर्णय के अनुरूप 10 घंटे तक देश के राष्ट्रगान वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है। वंदे मातरम जिसे आज से 150 वर्ष पूर्व बंकिम दा ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था और कालांतर में वो वंदे मातरम का गीत भारत की स्वतंत्रता के संग्राम का एक प्रमुख घटक बना। इतने विशाल देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हो रहे स्वतंत्रता के संघर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी और धीरे धीरे वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अभिवादन से लेकर के अंतिम शब्द तक के रूप में बनकर उभरा। दुर्भाग्य से वंदे मातरम भी जिस तरह की राजनीति का शिकार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के 150वें दिवस पर स्मरणोत्सव पर जो वक्तव्य दिया था कि वंदे मातरम का विभाजन अंततः देश के विभाजन का कारण बना, आज पार्लियामेंट पे उस पर बहस होने वाली है और मैं ये मानता हूं कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अविस्मरणीय दिन होगा कि जब एक ऐसे गान पर जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले हर सेनानी के जीवन में उत्साह को पैदा किया है, उस पर संसद में खुल करके सब लोग चर्चा। Such a big, it's not only just a song, it creates lot of patriotism, and it happened 150 years back where people were not even independent. So this song united everybody. So I'm very proud about it. I'm going to talk in the parliament. जहाँ सांसदों में और केंद्रीय मंत्रियों में जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आज जो चर्चा लोकसभा के भीतर वंदे मातरम को लेकर शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्या कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। जी हाँ, बात करें आज राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह संधू का प्रश्न अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से है। क्या सरकार के पास विस्थापित सिख परिवार, विशेषकर ऐतिहासिक संघर्ष अथवा उत्पीड़न के कारण प्रवासित सिख परिवारों के पुनर्वसन और कल्याण हेतु कोई विशिष्ट नीतियां हैं? भारत तथा विदेश में सिख विरासत, संस्कृति तथा धार्मिक स्थल के संरक्षण के लिए क्या सरकार कोई पहल कर रही है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से वर्ष 2022 से सरकारी अधिकारियों द्वारा राज्यवार कितनी मलिन बस्तियां ध्वस्त की गई हैं, इसकी वजह से विस्थापित हुए व्यक्तियों या परिवारों की कुल संख्या कितनी है? विस्थापित लोगों के यथास्थान पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने बजट का उपयोग किया गया है? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से है। नवंबर 2025 के महीने में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा दिल्ली पर हवाई यातायात नियंत्रण के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण आई समस्या की वस्तुस्थिति क्या है? क्या ये सच है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के संगठन ने सरकार को संचार, नौवहन और निगरानी सिस्टम का आधुनिकीकरण करने हेतु पूर्व में कोई प्रस्ताव भेजा है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। क्या सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लक्षित एलपीजी सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है? इसमें शामिल परिवारों की संख्या कितनी है और चालू वर्ष के लिए वित्तीय परिव्यय कितना है? झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। वर्ष 2020 में आरंभ की गई वाणिज्यिक कोयला खनन नीति के तहत अब तक कितने कोयला ब्लॉक नीलाम किए जा चुके हैं? क्या सरकार ने इन ब्लॉकों में पारदर्शिता और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया है? तमिलनाडु से द्रविड़ कशकम के सांसद आर गिरिराजन का प्रश्न खान मंत्रालय से। देश में विशेषकर तमिलनाडु राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? सतत खनन पद्धतियों को सुनिश्चित करने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। फिलहाल मुझे आज्ञा। नमस्कार।